नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में आए तो उस प्रश्न को ठीक तरीके से समझने में और हल करने में आप सक्षम हो जाएं। सामान्यतः 4 या 5 खबरों को हम एक सप्ताह की कवर करते हैं जो महत्वपूर्ण रहती है। सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी पर्यावरणीय खबरें थी जो महत्वपूर्ण रही है। 4 महत्वपूर्ण खबरें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है किलर व्हेल ओरका। अलग अलग कारणों से ये चर्चा में थी। इन कारणों को विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले ये भी देखेंगे कि ओरका की सामान्य स्थिति क्या है, यानी ये कहां पर रहती है, इसका निवास स्थान क्या है, अगर ये संकटग्रस्त है तो किस श्रेणी में ये आती है या संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं आती है। वन अधिनियम में केरल द्वारा बदलाव किए गए हैं। केरला के वन अधिनियम में जो बदलाव हुए हैं वे बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि व्यापक भारत के परिप्रेक्ष्य में भी वन को लेकर के, वन अधिनियमों को लेकर के एक समझ डेवलप करते हैं, समझ का विकास करते हैं। तो इन बदलावों को भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से पश्चिमी घाट पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि पश्चिमी घाट न केवल अलग अलग प्रकार की विविध प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण घर है, एक निवास स्थान है, एक आवास स्थल है, एक हैबिटेट है, बल्कि वो संकटग्रस्त प्रजातियों का भी हॉटस्पॉट है। ये हॉटस्पॉट अलग अलग तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। तो ये इस रिपोर्ट को हम जानने का प्रयास करेंगे, और जब हम इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे तो हमारे लिए ये जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पश्चिमी घाट के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करें। आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट का जो पूरा एरिया है ये यूपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए पश्चिमी घाट के जैव विविधता परिप्रेक्ष्य को समझना, उसके पूरे एक आप कह सकते हैं कि स्थिति को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी, और सबसे पहले जो हमारी खबर है वो किलर व्हेल को लेकर होगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना यही है कि दृष्टि आईएएस के 2 महत्वपूर्ण बैच नोएडा में प्रारंभ होने वाले हैं। एक हिंदी माध्यम का है और एक इंग्लिश माध्यम का है। जो इंग्लिश माध्यम का बैच है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच हाल ही में प्रारंभ हुआ है, तो एडमिशन ओपन है इसमें। आईएएस फाउंडेशन बैच है, इसमें आप एडमिशन लीजिए। इसी प्रकार से हिंदी माध्यम का जो बैच है आईएएस फाउंडेशन, वो 16 जनवरी से प्रारंभ होगा और इसका टाइमिंग होगा सुबह 11:30 बजे। इन दोनों बैचेस में अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जयपुर में भी आईएसजीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब अपनी पहली खबर को देखते हैं जो कि किलर व्हेल ओरका से जुड़ी हुई है। हाल ही में एक खबर आई थी लगातार कि एक किलर व्हेल अपने मरे हुए बच्चे को साथ लेकर के तैर रही है, जो कि एक बहुत ही इमोशनल भावनात्मक घटना थी, और इसके कारण किलर व्हेल के बारे में सामान्य चर्चा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामान्य चर्चा हम इसके बारे में करेंगे, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण सबसे पहले किलर व्हेल के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। महासागर के शीर्ष शिकारियों में आता है। किलर व्हेल को ओरका ओरका के नाम से भी जाना जाता है और महासागर के शीर्ष शिकारियों में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा ये डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं। और कौन से डॉल्फिन परिवार के? जिनको हम कहते हैं डेल्फिनिडे। तो डेल्फिनिडे परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में इनकी गिनती होती है ओरकास की, यानी किलर व्हेल की। सभी महासागरों में इनका निवास स्थान है। इस यानी सभी महासागरों में ये व्यापक रूप से वितरित है। सभी महासागरों में इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। खुले समुद्रों के साथ साथ तटीय जल में भी ये पाए जाते हैं। इनका आहार बहुत ही विविध प्रकार का है, और आहार में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब ये किसी का शिकार करते हैं तो समूह में शिकार करते हैं। भोजन ढूंढने का व्यवहार इसलिए इनका विशिष्ट हो जाता है क्योंकि समूह में मिलकर शिकार करते हैं। अगर इनके सामने उपस्थित खतरों को देखें तो ऐतिहासिक रूप से इनका शिकार किया जाता है, और शिकार करने के अलावा जो आपके एक्वेटिक पार्क्स होते हैं तो उसके लिए, उसके अंतर्गत, इनको रखने के अंतर्गत भी इनको पकड़ा जाता है, और जो कि इनके लिए खतरे के रूप में डेवलप हुआ है समय के साथ। अगर इनके वर्तमान खतरे की देखें कि वर्तमान में इनके सामने सबसे बड़ा खतरा कौन सा है इनके अस्तित्व को लेकर के, तो भोजन की कमी, संदूषण यानी समुद्र में बढ़ता हुआ प्रदूषण, और साथ ही जहाजों द्वारा अशांति
उनके द्वारा फैलाया जाने वाला डिस्टरबेंस। आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर मालवाहक और पैसेंजर वाहन जो जहाज हैं वो लगातार चलते रहते हैं, तो उनके द्वारा जो डिस्टरबेंस होता है उसके कारण भी इनके अस्तित्व को वर्तमान में एक खतरा माना जा रहा है। अगर हम इसके संरक्षण प्रयासों को देखें तो आवास संरक्षण, खाद्य स्रोत बहाली और समुद्री शोर और प्रदूषकों को कम करने पर ही इनके संरक्षण के प्रयास केंद्रित हैं। यहां पर इनके IUCN स्टेटस पर भी लगातार बात होती है, लेकिन इनका IUCN स्टेटस डेटा की कमी की वजह से निर्धारित नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इनको IUCN के लाल सूची में कहां पर रखा गया है, ऐसी श्रेणियों में शामिल किया गया है जहां पर डेटा की कमी है। डेटा की कमी की श्रेणी में इनको रखा गया है क्योंकि इनके बारे में डेटा सामान्यतः कम है और इनके भविष्य में इनके बारे में अधिक जानने के लिए जरूरी है कि इनके ऊपर अध्ययन और ज्यादा बढ़ाया जाए। इनकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। ऊपर से काले रंग की होती हैं और नीचे का हिस्सा और आंखों पर सफेद धब्बे होते हैं। पृष्ठीय पंख के पीछे एक ग्रे या सफेद रंग का सैडल पैच होता है और मादाओं की तुलना में जो नर होते हैं वो बड़े होते हैं। अगर इनके व्यवहार के बारे में बात करें तो सामाजिक संपर्क या शिकार के लिए अस्थायी रूप से बड़े समूह बनाते हैं। कुछ इको टाइप मछली जैसे सैल्मन को भी ये खाते हैं, जबकि अन्य जैसे कुछ जो ओरका मछली होती है, किलर वेल होती है, जिसका एक प्रकार है ट्रांजिएंट्स वेल और किलर वेल और बिग्स किलर वेल, ये क्या करती है समुद्री स्तनधारी और स्क्विड जैसे एक समुद्री जीवों को भी खाती है। समन्वित शिकार रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, यानी शिकार के लिए सामूहिक रणनीति का प्रयोग किया जाता है और खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर ये सर्वोच्च शिकारी माने जाते हैं। तो इनके बारे में सामान्य बात हुई। वैश्विक वितरण के बारे में बात करें तो सभी महासागरों में पाई जाती है। अभी हमने देखा था ठंडे पानी जैसे अंटार्कटिका, नॉर्वे, अलास्का से लेकर के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी इनका विस्तार है, यानी इनका हैबिटेट है। उत्तर पूर्वी प्रशांत की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अध्ययन की गई आबादी का घर है, जिसमें शामिल है उत्तर पूर्वी प्रशांत में रहने वाली ओरकास पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया है। और वहां पर हम 3 तरह की वेल देख सकते हैं, 3 तरह की किलर वेल देख सकते हैं। निवासी यानी रेजिडेंट किलर वेल, अपतटीय किलर वेल यानी ऑफशोर किलर वेल और ट्रांजिएंट किलर वेल। इनके बारे में जान लेते हैं। जो निवासी यानी रेजिडेंट किलर वेल है वो कैलिफोर्निया से रूस तक पाई जाती है। ऑफशोर किलर वेल का जो निवास क्षेत्र है ये बहुत बड़ा होता है और प्राय प्राय क्या होता है कि 9 किलोमीटर तक, 9 मील तक ये फैला होता है, लेकिन कभी कभी इन्हें निकटवर्ती जल में भी देखा जा सकता है। और जो ट्रांजिएंट किलर वेल होती है ये आमतौर पर तटीय जल में देखी जाती है, लेकिन कभी कभी निवासी और अपतटीय की सीमाओं का उनकी आबादी के साथ भी इनकी जो जनसंख्या है वो अतिक्रमण करती है, यानी उनके स्थानों पर भी ये पाई जाती है। तो हमने ये उत्तर पूर्वी प्रशांत के 3 सामान्य पाए जाने वाली जो आप कह सकते हैं प्रजातियों के बारे में जान लिया। अगर हम इनके जीवन काल के बारे में बात करें तो जो नर किलर वेल है उसका औसतन जीवन काल 30 साल का होता है और अधिकतम वो 60 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। मादा का ज्यादा होता है। मादा की जो किलर वेल है इसका औसतन जीवन काल लगभग 50 साल तक का होता है और जिसमें से कुछ 90 साल तक भी जीवित रह सकती हैं। अगर इनके प्रजनन पैटर्न के बारे में जानकारी हासिल करें तो मादाएं 10 से 13 वर्ष की आयु के बीच यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती हैं। गर्भावस्था जो होती है वो 15 से 18 महीने तक चलती है और 15 से 18 महीने तक चलने वाली गर्भावस्था के बाद एक ही काफ यानी एक ही ओर का जन्म लेता है। इस प्रकार से इनके संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनकी जनसंख्या में या इनकी आबादी में किसी भी प्रकार की कमी आती है तो उसकी भरपाई करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो गर्भावस्था है इनकी वो 15 से 18 महीने तक रहती है और 15 से 18 महीने की गर्भावस्था के बाद एक ही ओर का पैदा होती है। इस घटना से आप ये समझ सकते हैं कि क्यों एक मादा जो किलर व्हेल है वो इतनी इमोशनल भावनात्मक हो जाती है कि अपने मरे हुए बच्चे को अपने साथ कैरी करने का प्रयास करती है। उसका कारण यही है क्योंकि बहुत लंबा समय लगता है इनके बच्चे को जन्म लेने में और एक ही बच्चा पैदा होता है एक बार की गर्भावस्था के बाद। तो इसलिए बहुत इमोशनल घटना थी और इसीलिए हम चर्चा भी इस पर कर रहे हैं। काफ और का जो होता है, जो बच्चा और का होता है, वो कम से कम 1 वर्ष तक केवल माँ का ही दूध पीते हैं और पहले 2 वर्षों तक अपनी माँ के ही निकट रहना पसंद करते हैं। और ये भी एक इमोशनल, एक भावनात्मक रिश्ते को अभिव्यक्त करती है ये चीज भी। जन्म वर्ष भर होता है, यानी जन्म किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में हो सकता है। और का कोई निश्चित मौसम इसका नहीं होता।
अनुमानित जन्म दर क्या है? अनुमानित जन्म दर यह है कि लगभग 25 वर्षों की अवधि में प्रत्येक 5 वर्ष में एक काफ पैदा होता है। तो ये अनुमानित हमने जन्म दर भी जान ली। ये सामान्य बात हुई ओरका के बारे में, किलर व्हेल के बारे में। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वन अधिनियम में केरल द्वारा बदलाव। हाल ही में केरल द्वारा वन अधिनियम में बदलाव किए गए हैं, तो उसको जान लेते हैं। केरल द्वारा एक बिल लाया गया है, एक विधेयक लाया गया है, जिसका नाम है केरल वन संशोधन बिल 2024। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वनों में, नदियों में और वन क्षेत्रों में रहने वाले जल निकायों में कचरे को फेंकने से रोकना, कचरे की समस्या का समाधान करना, और इन क्षेत्रों में कचरा फेंकने को एक अपराध घोषित करना, वन अधिकारियों को और अधिक अधिकार देना और वन से संबंधित अपराधों के लिए दंड को बढ़ाना इस विधेयक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका कई संगठनों द्वारा, विशेष तौर से किसान संगठनों द्वारा विरोध किया गया है। उसके कारणों को भी हम देखेंगे। ये विवादास्पद संशोधन है, तो संशोधन किस प्रकार के किए गए हैं सबसे पहले यही देख लेते हैं। एक संशोधन है बिना वारंट गारंटी या हिरासत का अधिकार। बिना वारंट के गिरफ्तारी या हिरासत का अधिकार, ये क्या है? बिल के तहत वन अधिकारियों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। अपने आप में एक विवाद का विषय बनेगा ही। यदि उन्हें संदेह है कि व्यक्ति ने कोई वन संबंधित अपराध किया है, केवल संदेह के आधार पर ही वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये जो अधिकार है ये वन क्षेत्रों के बाहर भी लागू होता है। तो इसलिए ये इसका विरोध होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ज्यादा अधिकार ये प्रदान कर दिए गए हैं, ऐसा संगठनों का मानना है, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। इसके अलावा वन अधिकारी के अधिकारों का विस्तार किया गया है, अधिकारों का विस्तार किया गया है। वे किस प्रकार के अधिकार हैं? जैसे बिल में बीट फॉरेस्ट ऑफिसर, आदिवासी वॉचर और फॉरेस्ट वॉचर को वन अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये लोग जो सामान्यतः अस्थायी या राजनीतिक आधार पर नियुक्त होते हैं, अब पूर्ण वन अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है, ऐसा मानना है अलग अलग एक्टिविस्ट का, कार्यकर्ताओं का। वन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया था? जैसे बिल के तहत वनों में बहने वाली नदियों के साथ साथ उन नदियों को भी वन संरक्षण प्रावधानों में शामिल किया गया है जो वन क्षेत्रों में बहती है, यानी जो कि आवासीय क्षेत्रों से बह करके आती हैं, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। यह बदलाव उन नदियों को प्रभावित कर सकता है जो मानव बस्तियों से होकर के पहले वन क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, और इससे वन अधिकारियों को वन से बाहर नदियों पर अधिकार मिलने का डर स्थापित हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि वन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के अलावा उन नदियों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत, इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जो आवासीय क्षेत्रों से बहते हुए वन क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। अगर ऐसी नदियों को शामिल कर लिया गया है तो वहां पर अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है, वन संबंधी जितने भी नियम बनाए गए हैं या जितना भी कानून है, तो उस पर भी वन अधिकारियों का एक अधिकार स्थापित हो जाता है। यानी एक वन अधिकार क्षेत्र या वन क्षेत्र के बाहर भी उनके अधिकारों को स्थापित कर दिया गया है। दंड में वृद्धि किस प्रकार से होगी? वन अपराधों के लिए दंड में महत्वपूर्ण वृद्धि है, और इसके उदाहरण यह है कि मौजूदा जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और कुछ अन्य मामलों में 25,000 रुपए से बढ़ाकर के 50,000 रुपए जुर्माना किया गया है। तो इसको लेकर के भी विरोध हुआ है। वन अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार के बारे में एक बीट फॉरेस्ट किस प्रकार के अधिकारों का ये बात कही गई है कि वन अधिकारियों को बहुत ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस आधार पर कहा गया है? क्योंकि एक बीट फॉरेस्ट ऑफिसर को वाहन रोकने, भवनों, भूमि, परिसर, वाहनों, जलयानों या सामान की तलाशी लेने और किसी भी वन उत्पाद को जब्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह माना जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास वन उत्पाद पाया जाता है तो वह अवैध रूप से कब्जे में है, जब तक इसके विपरीत प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते हैं। अगर किसी के पास भी वन उत्पाद पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने वन अपराध किया है, जब तक कि वो व्यक्ति इसके विपरीत प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर देता है, यानी व्यक्ति को ही एविडेंस देना पड़ेगा। वन उत्पाद का प्रमाणन किस प्रकार से इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं विधेयक में? रेंज अधिकारी या उच्च रैंक के किसी भी वन अधिकारी को यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि कोई उत्पाद वन उत्पाद है या नहीं। तो यह प्रमाण का अधिकार भी किससे प्रदान कर दिया? रेंज अधिकारी और उच्च रैंक के अधिकारियों को। इससे यह डर उत्पन्न हो गया है कि वन अधिकारी निजी संपत्तियों से काटे गए पेड़ों को भी जब्त कर सकते हैं। यानी अगर किसी ने अपनी निजी संपत्ति से पेड़ काटे हैं और अगर उसको वन उत्पाद के रूप में वन अधिकारी ने घोषित कर दिया है,
तो ये व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को सामान्य तौर से उल्लंघित कर, संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन कानूनी अधिकार है, तो संपत्ति के अधिकार को भी उल्लंघित करता है। संशोधनों का इसी कारण से, इन सब प्रावधानों के कारण ही विरोध भी हुआ है। किसान संगठन इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि संशोधन केरल के 430 ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं और साथ ही उन्हें अपनी जमीन और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण और प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर इस प्रकार के अधिकार अधिकारियों को प्रदान कर दिए जाते हैं तो जो किसान है उन्हें अपनी जमीन पर भी उनके अधिकारों के अतिक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रमुख चिंताएं हैं किसान संगठनों की। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट को लेकर के एक रिपोर्ट आई है जो कि पश्चिमी घाट को यह बताता है कि ये संकटग्रस्त प्रजातियों का भी हॉटस्पॉट है। न केवल जैव विविधता के दृष्टिकोण से हॉटस्पॉट है बल्कि संकटग्रस्त प्रजातियों की भी हॉटस्पॉट के बारे में उल्लेखित करती है रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट पर सामान्यतः बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट का एरिया है ये दक्षिण गुजरात से लेकर के दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र और आपके गोवा, कर्नाटका, आपका गोवा यहाँ पर है, कर्नाटका और इसके अलावा जो आपका केरल है और तमिलनाडु के क्षेत्रों को व्यापक स्तर पर कवर करता है। तो और इसका एरिया बहुत व्यापक है, यानी दक्षिण गुजरात से लेकर के केरल तक, तमिलनाडु तक ही फैला हुआ है। तो इसी के बारे में रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के बारे में सामान्य बात कर लेते हैं। ये जो अध्ययन आया है या रिपोर्ट आई है कहां पर प्रकाशित हुई है? नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। किस लिए अध्ययन किया गया है? IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। आप ये जानते हैं कि IUCN रेड लिस्ट जारी करता है बहुत सी प्रजातियों का और उनके बारे में उनका स्टेटस भी निर्धारित करने का प्रयास करता है, दर्जा भी निर्धारित करने का प्रयास करता है। तो वहीं पर उसकी रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के लिए पहली बार एक वैश्विक ताजे पानी के जीवों का मूल्यांकन किया गया, यानी फ्रेश वाटर जो जीव हैं उनका मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में पश्चिमी घाट को सबसे महत्वपूर्ण स्थान के रूप में पहचाना गया है जहां सबसे अधिक संख्या में संकटग्रस्त ताजे पानी की प्रजातियां हैं। आप ये भी कह सकते हैं थ्रेटेंड को, संकटग्रस्त को कई बार एंडेंजर्ड के रूप में लिख दिया जाता है और कई बार जो थ्रेटेंड है उसको संकटापन्न लिखा जाता है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं तो आप सामान्य रूप से इन चीजों को समझ सकते हैं, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड। लेकिन जब हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो कई बार अतिक्रमण हो जाता है या अति व्यापी हो जाता है ये दोनों शब्द। तो संकटग्रस्त का क्या मतलब है? संकटग्रस्त का मतलब है एंडेंजर्ड और संकटापन का क्या मतलब है? संकटापन का मतलब है थ्रेटेंड। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट कहती है कि सबसे अधिक संख्या में थ्रेटेंड जो ताजे पानी की प्रजातियां हैं, फ्रेश वाटर जो प्रजातियां हैं, जो जीव हैं, उनकी प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यह अध्ययन दुनिया के सभी भौगोलिक क्षेत्रों की प्रजाति विशेषज्ञों द्वारा सामान्यतः किया गया है, उन्हीं के द्वारा सहलेखित किया गया है। अध्ययन में खुलासा किया गया है कि ताजे पानी के जीवों का 1/4 हिस्सा विलुप्त होने के खतरे से जूझ रहा है और मूल्यांकन में 23,496 प्रजातियों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन विभिन्न ताजे पानी के जीव समूहों के विलुप्त होने के जोखिम और संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस रिपोर्ट के। ताजे पानी की प्रजातियों का लगभग 1/4 हिस्सा उच्च विलुप्ति जोखिम का सामना कर रहा है। ये रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक ये बताते हैं कि 89 प्रजातियां ऐसी हैं जो एकदम पूरा पक्का है, पूरा कंफर्म्ड है कि विलुप्त हो चुकी हैं और 187 संदिग्ध ऐसी प्रजातियां हैं, संदिग्ध रूप में ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। अध्ययन प्रजातियों की और हानि को, यानी आगे हानि को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्रों यानी इकोसिस्टम को वैश्विक पर्यावरण शासन में, यानी कि जो ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, उसमें ऐतिहासिक रूप से अनदेखा किया गया है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को। ताजे पानी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को अपनी अद्वितीय यानी यूनिक विशेषताओं के कारण अब विशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट से हमारे सामने ये बात आती है, यानी हमारे सामने जो मुख्यतः सारी बातों का अगर आप लब्बो-लुआब देखें, सारी बातों का एक क्रक्स देखने का प्रयास करें तो वो ये है कि ऐतिहासिक रूप से जो ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिसको आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कह सकते हैं, वो हमारे ग्लोबल एनवायरमेंटल
गवर्नेंस का हिस्सा नहीं रहे हैं, और इसका परिणाम यह हुआ है कि ताजे पानी के जितने भी जीव हैं वो कहीं ना कहीं एक संकटापन स्थिति में है, एक थ्रेटन्ड स्थिति में है, अलग अलग कारणों की वजह से। इस रिपोर्ट से सामान्यतः ये क्रक्स निकलता है, एक सार निकलता है। मुख्य संकटग्रस्त ताजे पानी की प्रजातियों के हॉट स्पॉट कहां पर है, जहां पर ताजे पानी के जो जीव हैं वो थ्रेटन्ड स्थिति में हैं। वो कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं? वो है लेक विक्टोरिया। आप जानते हैं कि लेक विक्टोरिया अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ती है, और इसकी लेक विक्टोरिया की जो सीमा है वो केनिया, तंजानिया और युगांडा से लगी हुई है। इसी प्रकार से साउथ अमेरिका की यानी दक्षिण अमेरिका की लेक टिटिकाका, जो कि बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, वो भी ताजे पानी प्रजातियों के हॉट स्पॉट में ऐसी स्थिति रखती है जहां पर वे जो ताजे पानी की प्रजातियां हैं वो थ्रेटन्ड है। इसी प्रकार से श्रीलंका का जो गीला क्षेत्र है वो भी, वहां भी आप कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति पाई गई है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेट जोन कहेंगे। गीला क्षेत्र मतलब वेट जोन। इसी प्रकार से भारत का जो पश्चिमी घाट है, यहां पर भी ताजे पानी की बहुत बड़ी संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं, विविधतापूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वो थ्रेटन्ड स्थिति में है, संकटापन स्थिति में है। और इस प्रकार से ये जो सारे हॉट स्पॉट हैं, ये ताजे पानी की प्रजातियों की समृद्धि को यानी उनकी विविधता को रिफ्लेक्ट करते हैं, और विविधता के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में ऐसी प्रजातियों को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, जो कि थ्रेटन्ड स्थिति में है, संकटग्रस्त स्थिति में है या संकटापन स्थिति में है। अध्ययन के निष्कर्ष देख लेते हैं। अध्ययन, ये जो पूरा अध्ययन आया है, 20 वर्षों से अधिक समय तक किए गए मूल्यांकनों में 1000 से अधिक प्रजाति विशेषज्ञों का योगदान रहा है। पश्चिमी घाट में 300 से अधिक ताजे पानी की मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें 1/3 से अधिक विलुप्ति के खतरे से जूझ रही हैं। और इसमें यहां पर एक मछली के बारे में बात करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो पश्चिमी घाट की एक विशिष्ट पहचान को स्थापित करती है, और वो है हम्पबैक महशीर, जो एक गंभीर संकटग्रस्त मेगा फिश है। और गंभीर संकटग्रस्त का मतलब है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। और इस क्षेत्र की यानी पश्चिमी घाट की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। महशीर का जो वजन होता है वो लगभग 60 किलोग्राम तक हो सकता है। केरल ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है जहां पर संकटापन ताजे पानी की मछलियों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी थ्रेटन्ड फ्रेश वाटर मछलियों की सबसे बड़ी संख्या कहां पर पाई जाती है भारत में? केरल में पाई जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार से जो पेरियार नदी है वो अपनी उच्चतम संख्या में संकटापन यानी थ्रेटन्ड और एंडेमिक, ऐसे एंडेमिक प्रजातियां कौन सी होती हैं? जो केवल उसी स्थान पर पाई जाती हैं। एंडेमिक प्रजातियों का सीधा मतलब है, जैसे अगर कुछ प्रजातियां जैसे नीलगिरी तहर है, नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, तो वो वहां की एंडेमिक है। इसके अलावा वो कहीं पर नहीं पाई जाती। अगर कहीं और आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि ये उस क्षेत्र से यानी नीलगिरी के क्षेत्र से, उसकी पहाड़ियों से दूसरे स्थान पर लाई गई है। तो इस तरह की प्रजाति को कहते हैं एंडेमिक प्रजाति। तो पेरियार नदी जो है वो उच्चतम संख्या में थ्रेटन्ड प्रजातियों के साथ साथ एंडेमिक मछलियों के कारण एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्राथमिकता है। यानी यहां पर थ्रेटन्ड प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा जो एंडेमिक मछलियां हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती, उनकी भी बड़ी संख्या पाई जाती है, और इसलिए ये संरक्षण प्रयासों के केंद्र में आ जाती है पेरियार नदी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। ताजे पानी के जैव विविधता के प्रमुख खतरे क्या है, यानी फ्रेश वाटर जो प्रजातियां हैं उनके सामने सबसे प्रमुख खतरे क्या है? सबसे बड़ा खतरा माना जाता है प्रदूषण। इसके अलावा बांध निर्माण और जल निष्कर्षण भी एक महत्वपूर्ण खतरा माना जाता है। जल प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। कृषि प्रथाएं और भूमि के उपयोग में होने वाले परिवर्तन, अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं या औद्योगिक गतिविधियों के कारण आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश और अलग अलग तरह के रोग भी कारण है। अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना भी ये विलुप्ति की दरों में योगदान देता है। प्रजातियों की अधिकांश जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो कि 84% बैठती हैं, वो एक से अधिक खतरों का सामना कर रही हैं, जो कि हैबिटेट लॉस यानी आवास हानि और बिगड़ाव का कारण बनते हैं। अतिरिक्त खतरे किस प्रकार से हैं? अतिरिक्त खतरों में आएगा कृषि, जो कि टेट्रापोड्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है, और संकटग्रस्त प्रजातियों की 74% को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से लकड़ी का काटना यानी लॉगिंग संकटग्रस्त टेट्रापोड प्रजातियों के 49% को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन और उसके कारण होने वाली चरम मौसम घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी अलग अलग प्रजातियों के लिए संकट की
संकट का कारण बन जाता है। प्रत्यक्ष प्रभाव में तापमान में बदलाव और चरम मौसम घटनाओं की बढ़ती हुई आवृत्ति प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन मौजूदा खतरे हैं उनको बढ़ा देता है। जैसे आक्रामक प्रजातियों का फैलाव होता है जलवायु परिवर्तन के कारण, और जल संसाधनों की भी जो बढ़ती मानवीय मांग है, जल संसाधनों पर पड़ता हुआ प्रभाव बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण भी फ्रेश वाटर की जो प्रजातियां हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चौथा टॉपिक देखते हैं जो कि पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है, और ये यहां पर हम पश्चिमी घाट से संबंधित सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। एक आपने जान लिया है कि इसका जो विस्तार है वो दक्षिणी गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और आपका तमिलनाडु होते हुए केरल तक फैला हुआ है, इस प्रकार तक यहां फैला हुआ है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो पश्चिमी घाट है इसको उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं, केरल में सह्य पर्वतम के नाम से जानते हैं। पर्वत के प्रकार के बारे में, यानी पश्चिमी घाट के प्रकार के बारे में सामान्यतः दो दृष्टिकोण हमें मिलते हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि जो इसका निर्माण है वो अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बनने वाले बृहस्पति पर्वत से हुआ, और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि वास्तव में पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार के नीचे धंसने यानी बृहस्पति किनारे के कारण इसका निर्माण हुआ। प्रमुख चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती है यहाँ पर? बेसाल्ट, ग्रेनाइट नीस, कायांतरित नीस, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लोहो अयस्क पाए जाने वाली महत्वपूर्ण चट्टानें हैं पश्चिमी घाट में। अगर इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो उत्तर में सतपुड़ा से लेकर के तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी इस पश्चिमी घाट में प्राप्त होती हैं? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, शेवरॉय और त्रिमला श्रृंखला यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? अन्नामुडी। कई जगहों पर, जो कि केरल में स्थित है, कई जगहों पर अनामुडी लिखा होगा, कई जगहों पर अन्नामुडी लिखा होगा और कई जगहों पर अन्नामुडाई भी लिखा होगा, तो इससे कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। नदियों के उद्गम की बात करें पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? पेरियार, भरतपुझा, नेत्रवती, शरावती, मंडावी भी इसको कहते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती और काबिनी। स्थानिक प्रजातियों की बात करें यानी एंडेमिक प्रजातियों की बात करें जो और कहीं पर नहीं पाई जाती, केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है, कौन कौन सी हैं? एक तो नीलगिरी तहर है जिसे का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है यानी संकटग्रस्त है, और एक लॉयन टेल्ड मकोक जिसको शेरपूंछ मकोक भी कहते हैं जिसका IUCN जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है यानी संकटग्रस्त है। लॉयन टेल्ड मकोक पर हमने एक प्रोग्राम में विस्तार से बात की हुई है। महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? संरक्षित क्षेत्र को जो कि पश्चिमी घाट में पड़ते हैं 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व, एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बाघ अभ्यारण्य। यहाँ पर कौन से बायोस्फीयर महत्वपूर्ण है? एक अगस्था मलाई बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगर नेशनल पार्क को देखें तो साइलेंट वैली और बांदीपुर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ अभ्यारण्यों में कलक्कड़, मुंडनथुराई और पेरियार बाघ अभ्यारण्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर प्रमुख दर्रों की बात करें जो पश्चिमी घाट में पड़ते हैं वे कौन कौन से दर्रे हैं? थालघाट दर्रा जिसको कसारा घाट भी कहते हैं, भोरघाट दर्रा, पलक्कड़ दर्रा जिसको पालघाट कहते हैं, अंबा घाट दर्रा, नाने घाट दर्रा या अंबोली घाट दर्रा महत्वपूर्ण दर्रे। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो पश्चिमी घाट जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी नदियां इससे होकर के बहती हैं। भारतीय मॉनसून मौसम पैटर्न को भी ये प्रभावित करता है। जब भारतीय मानसून भारत में प्रवेश करता है तो पश्चिमी घाट से टकरा करके बरसात होती है। कार्बन पृथक्करण या कार्बन सिंक के रूप में भी बहुत बड़े स्तर पर ये काम करता है, और एक अध्ययन के अनुसार हर साल लगभग 4 मिलियन टन कार्बन को ये निष्प्रभावी कर देता है, और ये ऐसा आंकड़ा है जिसमें आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट, यहां पर 8 लिखा हुआ है लेकिन धीरे धीरे आप ये जानते हैं कि विश्व में जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, तो ये संख्या अभी यहाँ मत मान करके चलिएगा, ये थोड़ा डेटा पुराना है। तो सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट में से एक का महत्वपूर्ण है, यानी जितने भी महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में उसमें सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट्स में से एक पश्चिमी घाट है, और प्रजातियों की यहाँ बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, और ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो कि यहाँ की स्थानिक है यानी एंडेमिक है। लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, अयस्को, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ऑयल पॉम और रबर से समृद्ध है। यह क्षेत्र सर्वाधिक आदिवासी आबादी PVTG सहित यानी
पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, विशेष रूप से कमजोर ट्राइबल ग्रुप्स की संख्या भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत से पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल भी इस क्षेत्र में आपको दिखेंगे पश्चिमी घाट में। खतरे क्या हैं इसके सामने? खनन और औद्योगिकरण जैसी गतिविधियां, वनोपज का बड़े पैमाने पर दोहन, मानव वन्यजीव संघर्ष, अतिक्रमण, अवैध शिकार, पशुओं की चराई, वनों की कटाई, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं और जलवायु परिवर्तन जैसी जो चीजें हैं वो पश्चिमी घाट की संवेदनशीलता को बढ़ा देती हैं। और इस पर हम दो कमेटियों की भी चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा कर लेते हैं। एक गाडगिल समिति है और एक कस्तूरी रंगन समिति है। गाडगिल समिति कब की है? वर्ष 2011 की है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास के साथ समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव एरिया के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, ताकि इसके संरक्षण की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सके। इसके बाद 2013 की कस्तूरी रंगन समिति भी काफी चर्चा में रही थी और इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि समूचे क्षेत्र के बजाय पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% इको सेंसिटिव एरिया के तहत लाया जाना चाहिए। और इसके अलावा इको सेंसिटिव एरिया में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो एक समिति हमारे सामने आती है जिसको हम गाडगिल समिति कहते हैं। वो कहती है कि पूरे पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया के रूप में डेवलप करना चाहिए। और दूसरी समिति जो कस्तूरी रंगन समिति है वो कहती है कि पश्चिमी घाट के संपूर्ण एरिया को नहीं बल्कि उसके लगभग 37% एरिया को इको सेंसिटिव जोन के रूप में डेवलप करना चाहिए, ताकि विकास गतिविधियों के साथ साथ प्रजातियों की विविधता, उनके संरक्षण की दिशा में दोनों में एक संतुलन स्थापित किया जा सके। अब इन सबसे संबंधित एक एक प्रश्न देखेंगे, सभी टॉपिक से संबंधित, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। किलर व्हेल का वैश्विक वितरण किन स्थानों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठंडे पानी, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, केवल अंटार्कटिका में, या केवल कैलिफोर्निया से रूस तक। दूसरा प्रश्न क्या है? केरल वन संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन अपराधों के लिए जुर्मानों को घटाना। दूसरा ऑप्शन है अधिक वन अधिकारियों की नियुक्ति करना। तीसरा ऑप्शन है वन क्षेत्र को कचरा डालने के स्थान के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना। और चौथा ऑप्शन है स्थानीय समुदायों को वन भूमि पर मालिकाना हक देना। तीसरा प्रश्न क्या है? किस राज्य में भारत में सबसे अधिक संकटापन ताजे पानी की मछलियां पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। चौथा प्रश्न आपका क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके जो ऑप्शन है वो है अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं, जरूर आप दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।